अब देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर, इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता लेकिन वह किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है। यहाँ पर माँ कार्य में शामिल नहीं है लेकिन वो नौकरानी को प्रेरित कर रही है कार्य करने के लिए। कौन सा कार्य करने के लिए? बच्चे को दूध पिलवाने का। दूसरा वाक्य देखिए, डॉक्टर नर्स से रोगी को दवा दिलवाता है। इसमें डॉक्टर स्वयं कार्य नहीं कर रहा, कर्ता स्वयं कार्य में शामिल नहीं है लेकिन वो नर्स को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कौन सा कार्य करने के लिए? रोगी को दवा दिलवाने का कार्य। तो देखा आपने कि प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में शामिल नहीं होता लेकिन वह किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। संरचना के आधार पर क्रिया का अंतिम भेद। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है, पूर्व का मतलब पहले, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य में मूल क्रिया से पूर्व प्रयुक्त या संपन्न होने वाली, पूरी होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी रचना कैसे होती है? इसकी पहचान क्या है? इसकी रचना धातु में कर या करके लगाने से होती है और जिस क्रिया से वाक्य समाप्त होता है उसे समापिका क्रिया कहा जाता है। जैसे बच्चा रोकर सो गया, इसमें रोकर पूर्वकालिक क्रिया है और सो गया समापिका क्रिया कहलाती है। दूसरा उदाहरण देखिए, रानी पढ़कर खेलने गई। पढ़कर कार्य पूरा हो गया और कर प्रत्यय लगा हुआ है धातु के साथ, तो जो पढ़कर है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी और खेलने गई समापिका क्रिया कहलाएगी। तो देखिए अब हम दोबारा से कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर हमने क्रिया के दो भेद पढ़े, पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती और सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। और संरचना के आधार पर क्रिया के हमने 5 भेद पढ़े, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और अनुकरणवाची क्रियाएं। तो आशा है आपको कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों का वर्णन समझ आ गया होगा।